हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम जो पूरे साल भर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। जैसे हम डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल डिस्कस करते हैं तो जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है वो एडिटोरियल में कंटिन्यूसली या कुछ टाइम के दौरान वो कंटिन्यूसली अपीयर होता है कि ये सपोज दैट कोई फेडरलिज्म से रिलेटेड है, कोई गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो हम इस सीरीज़ में डेली एक एक टॉपिक लेते चलेंगे जो पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से। तो सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है। तो हम जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत के, म्युनिसिपल बॉडीज़ के, इन सब के इलेक्शन होते रहते हैं, रेगुलर होते रहते हैं। और इनका ड्यूरेशन होता है अलग अलग इलेक्शन का। तो इसमें जैसे 5 साल के लिए होता है लोकसभा का, विधानसभा का भी 5 साल के लिए होता है। तो इन इलेक्शंस में जो एक कंटिन्यूस जो था, जो शुरुआत हुई थी वो एक ब्रेक हो गया था, तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हुई। तो हम सबसे पहले इसमें काफ़ी सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं हम वो सारा देखेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है वो देखेंगे, इसमें फेडरलिज्म से रिलेटेड भी एक इशू है वो भी देखेंगे, गवर्नेंस से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है क्या होगा इसको चेंज करने का। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें ये जो अभी करंट टेम्परेरी टाइम है इसमें ये डिमांड की जा रही है कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन है और जो विधानसभा के जो इलेक्शन है इनको एक साथ कराया जाए। तो ये एक साथ कराने के लिए ये बात हमारे सामने आई है, वन नेशन वन इलेक्शन। आपने इसमें एक और जो पॉइंट है वो है कि इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन हैं उनको अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है कि इनको भी एक साथ कराया जाए, लेकिन इन फ्यूचर ये संभावना है कि इनको भी इनके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो अभी इसमें क्या है, मतलब क्या इसके बेनिफिट्स हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ क्यों सरकार जाना चाहती है, और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके बेनिफिट्स है वो इसमें क्या होगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। जो बार बार रेगुलर इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के और विधानसभा के, अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग टाइम में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सरकार का खर्चा आता है। तो एक वो चीज़ कम होगी। दूसरा, मिनिमल डिसरप्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पूरा एक प्रशासनिक तंत्र उसमें पूरा बिजी होता है, एंगेज होता है। जैसे आपके टीचर्स हो गए या फिर ऑफिसर्स हो गए, जो भी कुछ है, तो उस उनको टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब इलेक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, साल एक साल इस वाले राज्य में है, दूसरे साल इस राज्य में है, तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका फोकस भी पूरी तरह अपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट कार्यों पर नहीं होता है। तो एक तरह से जो फोकस है डेवलपमेंट पे वो कम हो जाता है। तो अगर एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो वो चीज़ इम्पैक्ट कम होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मतलब है कि कंटिन्यूस अलग अलग राज्य में इलेक्शन होंगे हर साल, दूसरे साल, तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि अब इस राज्य में ये वाली सरकार है, दूसरे में ये वाली सरकार है। तो एट अ टाइम अगर एक बार इलेक्शन होता है तो पूरे फिर 5 साल के लिए सारी सरकारें कंसिस्टेंटली अपने पॉलिसी और कार्य को इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा जोर देंगी कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे कार्य किया जाए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है। तो ये जो उस टाइम लोकसभा का और राज्य विधानसभा का साथ साइमल्टेनियसली हुए थे इलेक्शन। तो ये सीक्वेंस था बाय डिफ़ॉल्ट ही चला आ रहा था 1967 तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ राज्यों में जो सरकारें हैं वो डिसॉल्व हो गई, वहाँ की विधानसभा, और सेंट्रल का भी दोबारा से रिज़ॉल्यूशन होने से लोकसभा का दोबारा से इलेक्शन हुआ, तो एक जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। तो उसके बाद इसमें जो है आज के टाइम में तो ये चीज़ इस सिचुएशन है। तो अभी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं है, सब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या-क्या ऐसे इश्यूज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वही जो चीज़ हमने पीछे डिस्कस करी कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, और वो गवर्नेंस का डाइवर्जन होता है। जो उसके पॉजिटिव थे वो इसका आप उल्टा कर दो, नेगेटिव हो जाएगा। हमने गवर्नेंस की बात करी, फाइनेंस की बात करी और डेवलपमेंट की बात करी, इन सब पे इम्पैक्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ता है, मशीनरी ज़्यादा एंगेज होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव में, तो उसका आप नेगेटिव उल्टा कर दीजिए। मिसयूज़ ऑफ मनी एंड पावर,
ठीक है, तो रिपीटेड इलेक्शन होंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी सारी इस तरह से फ्रीबीज़ या फिर लोग जो ज़्यादा मसल पावर का यूज़ करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन को, तो इसको भी एक तरह से फिर रिड्यूस करने का थोड़ा हेल्प मिलेगा जब वन टाइम इलेक्शन होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो हम भूल गए थे। अच्छा, इसमें नेगेटिव में हम लिख सकते हैं कि वोटर फटीग। इसमें क्या होता है कि जैसे आज इलेक्शन हुआ लोकसभा का, फिर उसके बाद अगले साल उसी राज्य में विधानसभा का भी इलेक्शन है, फिर उसके बाद आप मान लो 1 साल बाद वहाँ पंचायत या लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन है। तो जो देश की जनता है वो वोट देने वाले वो सोचेंगे कि यार हर साल ही इलेक्शन होते हैं, क्या करें, मतलब कभी वोट, जो उससे क्या होता है एक वोटर टर्न अराउंड है वो कम हो जाता है। ये इसका एक नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट का एक है मोटा-मोटा जो डाटा भी आया था अभी हमारे न्यूज़ में कि कितना फ़ायदा होगा अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएँगे। तो ये इसमें लिखा हुआ था कि अगर 5 साल 60 से 70 हज़ार करोड़ जो करंट सिस्टम है इसमें इतना खर्चा हो जाता है, तो अगर वन टाइम अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो ये 20 से 25 हज़ार करोड़ ही इसका कॉस्ट आएगा। तो अब आप इसमें देख लो कि हम कितना इसमें पैसा मोटा-मोटा लमसम हम सेव कर रहे हैं, अगर वन टाइम हम इलेक्शन करते हैं, ठीक है? तो ये एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो था इसका डाटा आप लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए आप देख सकते हैं ये चीज़। अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शन, हाई वोटर कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें रहेंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें अपने बेनिफिट्स में हैं। अब इसका हम एक चीज़ देखेंगे, इसमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं? चैलेंजेस हमें दिखने में सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ लग रही है कि हाँ, ये सब बढ़िया है, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेस तो है इसमें है कि ये इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 85 है, ये लोकसभा के लिए है, और आर्टिकल 172 है, आर्टिकल 174 है, ये विधानसभा के लिए है। तो इसमें आर्टिकल्स में एक तो इनका टाइम ड्यूरेशन मेंशन है कि कितना टाइम के लिए होंगी, ठीक है? और इनका डिसोल्यूशन का भी मेंशन है कि क्या है डिसोल्यूशन का, सारी चीज़ें। तो ये एक है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। अब इसमें हम आगे और दूसरे चैलेंजेस हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज इसमें है वो फेडरलिज़्म का है। फेडरलिज़्म जैसे आप जानते हो, इसमें फेडरलिज़्म में जितना सेंट्रल का से होता है, उतना ही स्टेट का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका भी उसमें उतना रोल होता है कि हमें भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसमें क्या होगा जब वन टाइम इलेक्शन होगा, तो इसमें जो फेडरलिज़्म है इसमें एक तरह से थोड़ा इस पे इम्पैक्ट होगा, वो इस सेंस में होगा, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूस इलेक्शन होता है, मतलब अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टाइम पे, तो इससे क्या होगा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट इसमें एक और चीज़ जो आप इश्यू हम देखने को मिलता है, उसमें क्या है, एक छोटी पार्टीज़ होती है, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके पास इतना रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो अगर साइमल्टेनियसली एक बार इलेक्शन कराया तो वो पूरी कंट्री में जहाँ-जहाँ पे भी होगा उन एक साथ उनको रिसोर्सेज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, राष्ट्रीय पार्टियाँ, इनके पास बड़े रिसोर्सेज़ हैं, तो ये ईज़िली थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा कंपैरेटिवली काफ़ी इनके लिए ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू रीजनल पार्टीज़। तो ये भी एक चैलेंज है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। और इसमें आगे और है कि हाँ, इसमें अब कि इसको अगर सपोज़ दैट वन नेशन वन इलेक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सपोज़ दैट लोकसभा के इलेक्शन हो गए, किसी राज्य में सरकार डिसॉल्व हो गई, अगर उसकी मेजॉरिटी बीच में अगर कुछ ब्रेक हो गई, तो उसका क्या किया जाएगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, या फिर जो सपोज़ दैट 2 साल में डिसॉल्व हो गया तो 3 साल के लिए रिमेनिंग सरकार आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी, ये भी एक तरह का काफ़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगी। बिकॉज़ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो अंडर आर्टिकल 356 ये काम होगा। तो अब वो देखना पड़ेगा कि सरकार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ये आप इसमें ये चैलेंजेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होगा लॉजिस्टिक का चैलेंज। बिकॉज़ इतना 96 करोड़ इलेक्टर्स हैं हमारे, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? कितने लाख हमें पोलिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, और उतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा। ईवीएम्स, वीवीपैट, ये भी दोनों के अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन करते हैं तो उसी नंबर्स में इनको हमें डिप्लॉय करना होगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज होगा हमारे लिए। तो ये सारे आर्टिकल्स का हमने डिटेल लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन है, रिज़ॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जब कभी अगर वन नेशन वन इलेक्शन का है तो आप ये आर्टिकल्स भी मेंशन करिएगा,
ठीक है, हमने चैलेंजेस, फ़ायदे, नुकसान ये सब देख लिए हमने, और इसके बाद जो आर्गुमेंट्स फ़ेवर अगेंस्ट है वो हमने देख लिए, वो आप लिख देना। और इसमें एक आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि लॉ कमीशन ने भी इसको सजेस्ट किया है कि एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन में, क्या-क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मेंशन करनी होगी, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि मतलब कैसे मतलब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन्होंने एग्जामाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, जो भी आप और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये कमेटी का आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये चीज़ें होगी फेवर एंड अगेंस्ट। अच्छा, एक इंटरनेशनल एग्जांपल्स में भी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इन जगह पे जो होता है अलग इलेक्शंस होते हैं, अलाइन होते हैं, मतलब साइमल्टेनियस होते हैं कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में साइमल्टेनियसली करते हैं। तो ये है। अब पॉसिबल सॉल्यूशंस में ये जो हमने बात करी, एक तो फिक्स्ड 5 टर्म हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट फेल्स हो जाती है तो उसमें ये है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट रेडी है सरकार बनाने के लिए तो फिर इसको गो अहेड दिया जाए कि हाँ ठीक है, आप डिसॉल्व कर ले और दूसरी गवर्नमेंट सरकार बना ले। और उसके अलावा और इसमें कि एक और है कि अगर एक डिसॉल्व हो जाती है तो इसमें जो टाइम पीरियड बचा है, सपोज डेट 3 साल करा, 2 साल के लिए टाइम पीरियड बचा, तो रिमेनिंग सरकार खाली 2 साल के लिए आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रिमेनिंग स्टेट वो जो भी है, हाँ, इसमें एक और चीज़ जो है कि आप इसको 2 फेजेज़ में कंडक्ट करा सकते हैं। लाइक लोकसभा का करा दिया आपने, और जैसे सपोज़ दैट हमारे जितने स्टेट है उसके हाफ स्टेट आप ले लीजिए, और 2.5 ईयर का आप ले लीजिए कि 2.5 ईयर के ब्रेक में करा सकते हैं। तो इसमें भी एक ये पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें काफ़ी शॉर्ट हो जाएँगी, लाइक हर साल इलेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा क्लियरिटी रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आप इस तरह का सजेशन लिख सकते हैं। तो हमने जो आज ये टॉपिक डिस्कस किया तो इसका हमने बेसिक ओवरव्यू लिया, इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं जो हमने कवर किए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू।